स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन जायसवाल और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, SSC CHSL का नोटिफिकेशन आ चुका है। चांसेस हैं कि जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट 2 वीक्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करो, लगभग आपके पास 60 डेज का टाइम है। तो इन 60 डेज में आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, लास्ट मोमेंट पर आपको क्या करना चाहिए। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत टाइम पहले से प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास पूरा एक टाइम टेबल होता है, और एक कैटेगरी वो होती है जिन्हें एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के बाद इस चीज का थोड़ा इंपॉर्टेंस फील होता है कि हाँ भाई चलो पेपर देते हैं। तो बहुत सारे दुविधाएं आप लोगों के साथ होंगी। अब ऐसे में हम आपके साथ हैं। अब CHSL 2024 के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए स्टडी IQ आपके लिए ला रहा है 40 प्रैक्टिस सेशंस सीरीज। मतलब हम इसमें 40 प्रैक्टिस सेशंस आपके साथ यूट्यूब पर डिस्कशन में लाएंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब आप इन पॉइंट्स को, इन टॉपिक्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि 6 महीने हमने पढ़ाई किया, फिर उसके बाद हमने सारे नोट्स बनाए, तो आपके पास वो नोट्स की फॉर्म में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, राइट, जो आप एग्जामिनेशन से पहले रिकॉल करते हो, रिवाइज करते हो। इसी तरह से वो सारे पॉइंट्स हम इन सेशंस में डिस्कस करेंगे। आज इंग्लिश का पार्ट 1 है। आज हम डिस्कस करेंगे 2023 में हुआ CHSL का एग्जामिनेशन, और आगे 2 और सेशंस में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही डिस्कस करेंगे। इससे होगा ये कि आपको एग्जैक्टली अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, पेपर में क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, और आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जान लो तो आपकी लड़ाई में आप आधे सफल तो वैसे ही हो जाते हो। ठीक है, तो CHSL एग्जामिनेशन एक तरह से आपका दुश्मन है, तो दुश्मन को अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को, जो कि कंडक्ट कराया गया था 17 अगस्त 2023 में। ठीक है, ये पेपर में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि फॉर्मेट बेसिकली प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चंस ही आते हैं हर सेक्शन में, क्वांट, रीजनिंग, जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, और स्ट्रेटेजी आपकी जो होनी चाहिए वो आपको यहां पर नोटिस करनी है कि किस तरह से आपको एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके हिसाब से हैं। मतलब आपको अपनी तैयारी आगे करनी चाहिए या फिर जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखेगा। इट सेज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, समानार्थी शब्द हिंदी में कहते हैं। तो आपको बताना है कि डायनामिक शब्द का सिमिलर वर्ड क्या होगा। ठीक है, तो डायनामिक का बेसिकली मतलब होता है लाइवली, राइट, जीवंत। तो यहां पर फेमस इसका करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। हॉल्ट का मतलब होता है एक तरह का स्टॉपेज, तो ये भी नहीं होगा। इनेट विल नॉट बी द राइट आंसर। राइट आंसर यहां पर बनेगा एनर्जेटिक, या फिर आप और कह सकते हो लाइवली। इसी के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, विविड। ठीक है, यहां पर एक रूट वर्ड आ रहा है, एंड दैट रूट वर्ड इज विव। तो आप लोगों को दिमाग में ये रखना है कि किसी भी शब्द में अगर विव मिल जाए तो वो लाइफ से रिलेटेड होगा। जैसे कि अब कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा कि यहां पर कुछ वर्ड्स जो मैं लिखने जा रहा हूं इसका मीनिंग क्या बनेगा। जैसे कि एक वर्ड है रिवाइव, आपने सुना होगा। फिर एक वर्ड होता है सर्वाइव। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस ये है, म्यूजियम्स, द म्यूजियम्स आर्काइव इज अ ग्रेट प्लेस टू फाइंड वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स सच एज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि म्यूजियम में जो आर्काइव होता है, ये है बेसिकली अंडरलाइन वर्ड, और आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए, अ कलेक्शन ऑफ एसेज। नहीं, म्यूजियम में आपको एसेज नहीं मिलता है। ऑप्शन बी, अ रूम टू स्टोर लॉट्स ऑफ बुक्स। नहीं, वो लाइब्रेरी में होती है। अ रूम टू स्टोर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। क्या ये सच है? नहीं। क्या ये सही है? नहीं, बिकॉज म्यूजियम में आपको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स के ही कलेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये एग्जामिनेशन का लेवल बहुत नॉर्मल है, बहुत जनरल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी आपसे सिर्फ वो क्वेश्चंस पूछता है जो एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते, एक लिटरेट पर्सन होने के नाते आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 17 अगस्त 2023 में और ये शिफ्ट थी 4। अगली क्लास में हम इसका शिफ्ट 3rd डिस्कशन में करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड यहां पर गिवन है गाइल और आपको बताना है कि इसका एंटोनिम क्या होता है। टाइम लीजिए और आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। कहीं पर भी डाउट हो तो आप बताइएगा जरूर, मैं बीच बीच में थोड़ा सा पॉज लूंगा इसलिए ताकि आप उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर दे सकें। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। गाइल का बेसिकली मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी को धोखा दे दे, डिसीटफुल हो बिहेवियर में या फिर कनिंग हो। ठीक है, तो नेचर से तो ये एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव का नेगेटिव आपको बताना है तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो डिसीट तो नहीं होगा क्योंकि ये सिमिलर होगा। ट्रेचरी का मतलब भी धोखा देना होता है और ऑनेस्टी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, और टर्सनेस भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्स डैश फूड ड्यूरिंग द समर एंड सेव इट फॉर विंटर। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इस ब्लैंक में राइट आंसर क्या आएगा। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एंड्स यानी कि जो चींटियां होती हैं वो समर के दौरान फूड को कुछ करती हैं और बाद में इसको विंटर के लिए बचा के रखती हैं। करेक्ट, तो इट शुड बी होल्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा होल्ड। सेकेंड ऑप्शन का भी प्रोनाउंसिएशन रहेगा होल्ड, बिकॉज दो वर्ड्स जब सुनने में एक जैसे हो तो इसको हम कहते हैं होमोफोन्स, जब सुनाई एक जैसे दें, जैसे कि होल्ड एंड होल्ड। ठीक है, तीसरा है हर्ड। हर्ड बेसिकली हियर का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। और हर्ड हम कहते हैं कैटल के ग्रुप को, जब मवेशी जब एक झुंड में होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्ड, सेकेंड ऑप्शन HOARD, जिसका मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग कई बार ऐसा करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जब प्याज के रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और आपने देखा होगा जब कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि अगले कुछ दिनों में प्याज का रेट हाई हो जाएगा, तो वो अपने आप पर स्टॉक लगा लेते हैं। तो वो स्टॉक लगाना किसी चीज का, सामान का, उसको होल्ड कहते हैं। एक वर्ड ये होल्ड है, इसको हम लोगों के ग्रुप के लिए यूज करते हैं, बट ये यहां पर राइट आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। मे कंटेन मतलब जरूरी नहीं है कि एरर हो सकता है। आपको क्या करना है, बताना है कि किस पार्ट में एरर है, और अगर कहीं पर भी एरर नहीं है तो राइट आंसर बनेगा नो एरर। ठीक है, चलिए देखते हैं। इट सेज अ ऑल वाज हूटिंग थ्रू आउट द नाइट। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा एरर है, यहां पर आपको दिखाई देगा अ ऑल लिखा है, तो आप जानते हो इट शुड बी एन आउल। क्यों? क्योंकि जब किसी भी वर्ड का पहला अक्षर का साउंड एक वोवल साउंड होता है तो हम एन का यूज करते हैं, अ का यूज नहीं करते। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। तो यहां पर एक सिचुएशन दी गई है और आपको बताना है कि इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होगा। One who studies the evolution of mankind। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि मैनकाइंड के एवोल्यूशन की जो पढ़ाई करता है उसे क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अनार्किस्ट। तो अनार्किस्ट अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक रूट वर्ड आएगा आर्की। आर्की का मतलब होता है गवर्नेंस, ठीक है, और ए का मतलब होता है निगेट कर देना, यानी कि नहीं होना। ठीक है ना, जैसे कि अनार्किस्ट बेसिकली एक ऐसा बंदा होता है जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानता है, तो ये तो राइट आंसर नहीं बनेगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इस रूट को अगर आप ब्रेक करोगे तो यहां पर मिलेगा एंथ्रो, फिर आपको मिलेगा लॉजिस्ट। तो ध्यान से देखिएगा, लॉजी मतलब स्टडी, IST मतलब उस स्टडी को करने वाला, एंड एंथ्रोपी का मतलब होता है ह्यूमन। तो राइट आंसर यही होगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एमेच्योर या एंटागोनिस्ट नहीं होगा। ठीक है, एंटागोनिस्ट बेसिकली किसी भी प्ले या किसी मूवी के मेन कैरेक्टर को नहीं, उसके कैरेक्टर के ऑपोजिट में जो पर्सन होता है उसको कहते हैं। दो वर्ड्स होते हैं, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। आप लोग कमेंट में बताना कि दोनों का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहां पर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड रिडीम इन द गिवन स्टेटमेंट। तो एक शब्द दिया है रिडीम और आपको बताना है रिडीम वर्ड के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड क्या होगा। शांतनु वायलेटेड द रूल्स ऑफ द कॉलेज व्हेन ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब वो जो एरिया होता है। तो आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं, स्क्रीमिंग, वायलेटेड, प्रीमाइसेस या शाउटिंग। तो स्क्रीमिंग और शाउटिंग होगा नहीं, इसका मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। प्रीमाइस का मतलब होता है वो प्लेस, बेसिकली एक एरिया।
तो राइट आंसर हो जाएगा वायलेटेड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज गिवन हियर समथिंग टू बी इजीली कैरीड और मूव्ड। कुछ ऐसा जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके या मूव किया जा सके। रोबस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, तो ये तो नहीं होगा। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, स्थिर मतलब फिक्स्ड, जो नॉन मोबाइल आइटम्स होते हैं जिसको आप हिला नहीं सकते, जो स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, तो ये नहीं होगा। पोर्टेबल, पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करना और एबल मतलब उस चीज के लायक, तो यस राइट आंसर यही बनेगा, जिसे मूव कराया जा सके, पोर्टेबल। फ्रेजाइल का मतलब होता है बेसिकली ब्रिटल, या फिर बहुत ज्यादा जब कोई चीज ऐसी सॉफ्ट होती है जो जरा सा जोर लगते ही वो टूट जाए, जिसको हम कहते हैं ब्रिटल या फिर फ्रेजाइल, या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिला हुआ है। एन इमेजिन प्लेस्ड और स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो बेसिकली यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा इमेजिनरी प्लेस या स्टेट ऑफ थिंग, स्टेट मतलब अवस्था, सिचुएशन, जहां पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। एक ऐसी दुनिया जहां पर कुछ भी खराब नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता, सब कुछ खूबसूरत होता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो ड्वार्फ नहीं होगा। ड्वार्फ हम कहते हैं किसी व्यक्ति को जब उसकी हाइट कम होती है। क्रोनोलॉजी, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर लॉजी आ जाए तो वो स्टडी के बारे में बात करता है, और किसी भी वर्ड में अगर क्रॉन आ जाए तो वो टाइम की बात करता है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ टाइम या फिर टाइमलाइन जिसको हम कहते हैं। राइट आंसर वुड बी यूटोपिया। यूटोपिया एक ऐसे ही प्लेस को हम कहते हैं जो सच में नहीं होता, इमेजिनरी है, लेकिन वहां पर सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। अगला वर्ड है ऑक्टोजेनेरियन। तो जेनेरियन मतलब जनरेशन, ऑक्टो मतलब 8। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 81 से लेकर 89 के बीच में होती है, 80 से लेकर 89 ग्रुप में होती है, दिस पर्सन विल बी कॉल्ड ऑक्टोजेनेरियन, क्योंकि ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो मैं हर शब्द को ब्रेक डाउन करके आपके सामने डिटेल्ड मैनर में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी उम्मीद यह है कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर जरा सा भी कहीं पर कोई कंफ्यूजन या डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं पर्सनली आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसका आंसर दूंगा। ठीक है, हमारी टीम पूरा आपके साथ है, बस आप कितनी मेहनत करते हो ये हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगेन दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन। पुअर फिजिकल कंडीशन और मेंटल कंडीशन, यानी कोई भी ऐसी अवस्था जिसमें फिजिकल और मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा दयनीय हो या पुअर हो। इल नेचर, तो इल नेचर नहीं कहेंगे। इल कहीं पर भी दिखे तो मतलब वो एक नेगेट कर देगा, किसी मीनिंग को नेगेटिव वे में आ जाएगा, जैसे कि इलिसिट। तो इलिसिट कोई भी काम है जो कहीं पर अलाउ नहीं है लेकिन आप उसको कर रहे हैं। जैसे इलीगल एक वर्ड होता है जो कानूनी तौर पर अमान्य होता है, या फिर जो कानून की नजर में गलत होता है वो इलीगल होता है, जिस चीज की काम को करने की अनुमति कानून नहीं देता। लेकिन इलिसिट जो अनैतिक हो, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इल फेटेड, फेट मतलब किस्मत यानी खराब किस्मत, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगी इल हेल्थ, क्योंकि हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन के मीनिंग्स देख सकते हो। Next question, the following statement has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. चलिए देखते हैं। They were late, यहां पे लिखा है late in the sun the entire morning till Sudarshan came। ठीक है, तो समझिएगा यहां पर ये जो वर्ड है ना, ये बेसिकली laid, तो laid का मतलब होता है किसी चीज को जमीन पे रखना। रखना, जैसे मेरे हाथ में कोई सामान है और मैंने उसको जमीन पे रखा, तो आई वुड से laid down। ठीक है, वहीं पर यहां पर कह रहा है कि कोई लेटा हुआ था, तो उसके लिए हम बोलते हैं लाइंग। तो इट शुड बी दे वर लाइंग नॉट लेट, तो राइट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहां पे एक अंडरलाइन वर्ड दिया है और आपको बताना है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। एक्सिलरेट, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट या एक्सिलरेट, तो आपको बताना है कि राइट स्पेलिंग क्या होगी। टाइम लीजिए और मुझे आप बताइए कि क्या होना चाहिए। ठीक है, देखा जाए। चलिए, तो पहली बात, जो स्पेलिंग बनेगी उसमें एच का आना जरूरी है। एच यहां पर नहीं है तो ये गलत हो गया, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। दूसरी बात, RETE नहीं होता है,
इट शुड बी RATE, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और एक्सिलरेट का मतलब होता है जब कोई आपको बहुत ज्यादा खुशी दे। एलेट स्टेट होता है एक हैप्पीनेस, वेरी हैप्पी, ये जिसको हम एलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप कहीं पर 2 घंटे के लिए घूमने चले गए और आपको उस 2 घंटे में बहुत मजा आया, तो इट वुड बी लाइक एलेट, एक्सिलरेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, तो आपको बेसिकली बताना है एक्टिव वॉइस क्या होगा, और यहां पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो पैसिव वॉइस में है। मैंने अपनी जो पेड क्लासेस है उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप चुटकियों में कर सकते हो, और कई बार तो इसको सॉल्व करने के लिए पूरे पूरे क्वेश्चंस को भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, तो मैंने कुछ इस तरह से बताया हुआ है कि आपको ये चेक करना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप बनाओगे, है ना, स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस है। यहां पर टेंस नहीं बदलता है, ये अच्छी चीज है कि टेंस नहीं बदलता है। अगर एक्टिव वॉइस में V1 है तो यहां पर भी V1 के फॉर्म में इज एम आर ही आएगा, यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। अगर यहां V2 है तो यहां पर वॉज या वर ही रहेगा, टेंस नहीं बदलता है, जबकि नरेशन में टेंस बदलता है। तो यही चीज हम दिमाग में रखेंगे। यहां लिखा है आई वॉज नेवर, आई वॉज नेवर पास्ट टेंस से, मतलब आंसर में भी पास्ट टेंस रहेगा, तो हैव नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। सपोर्टेड मी हो सकता है, सपोर्ट्स मी नहीं होगा, तो राइट आंसर इज ओनली थर्ड ऑप्शन। पूरा सब कुछ पढ़ के पूरे रूल्स लगाने की जरूरत नहीं थी, बस एक चीज देखते हैं और यहां से आंसर मिल जाता है। अब इतना शॉर्ट में कैसे आया ये मैंने अपने कोर्सेज में दे रखा है, वहां विजिट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आपको बताना है कि यहां पर एरर कहां पर है। The famous author clearly mentioned all the names of his friends in the acknowledgement of the book। बहुत सिंपल सा है एरर, मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्पेलिंग आपको दिख रही है एक्नॉलेजमेंट, ये गलत है। तो एक्नॉलेजमेंट में डबल एल नहीं आता है, राइट, एक्नॉलेजमेंट में डबल एल नहीं आता है, तो राइट आंसर होगा ये वर्ड। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट एक तरह की का कंफर्मेशन होता है, जैसे कि मान लो मैंने आपको एक मेल भेजा और मैं उस मेल में आपका रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। अब मुझे यही नहीं पता है कि आपने वो मेल पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो मैं आपसे कहूंगा कि सर आप उस पर ना एक एक्नॉलेजमेंट दे दो, मतलब आप बस ये रिप्लाई कर देना कि आपने पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, और कुछ मत कहिएगा, बस इतना बता देना कि हाँ पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, नोटेड और नॉट, दैट्स इट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंड द गिवन वर्ड इज मीन। तो मीन बेसिकली हम कहते हैं किसी भी व्यक्ति को जो थोड़ा सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है, जो दूसरों से ज्यादा अपने बारे में सोचता है, अपने ज्यादा फायदे के बारे में सोचता है। तो ये वर्ड मिनट नहीं है, ये माइन्यूट है, और माइन्यूट का मतलब होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। तो मिनट के तौर पे इसका मतलब जो समय वाला होता है वो, बट इसको माइन्यूट कहते हैं, एंड देन इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, तो ये तो नहीं होगा। नोबल हो सकता है, क्योंकि स्वार्थी के लिए एक अपोजिट वर्ड नोबल हो सकता है, क्योंकि नोबल इज द पर्सन जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के भले के बारे में सोचता है। नोटोरियस हम कहते हैं फेमस फॉर अ नेगेटिव रीजन, यानी कि कुख्यात, तो ये भी नहीं होगा, एंड नोबल भी नहीं होगा। तो यहां पर राइट आंसर बनेगा नोबल, यानी कि सेकंड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate idiom for the underlined segment in the following sentence। और सेंटेंस है नीतीश's promotion is due, ध्यान से देखिएगा। तो ये बेसिकली idioms वाला क्वेश्चन है। देखो अभी तक क्या होता था, लास्ट मतलब पिछले जो समय में चीजें बदली हैं, तो क्या होता था, पहले क्वेश्चन में idioms आता था और उसका मीनिंग ऑप्शंस में हुआ करता था। इस बार चीजों का सीक्वेंस बदल दिया है, इस बार आंसर दे दिया है क्वेश्चन में और ईडियम दे दिया है ऑप्शंस में, तो आपको फिगर आउट करना है। तो बेसिकली कह रहा है कि हिज प्रमोशन इज ड्यू, मतलब अभी तक हुआ नहीं है, होने को है, राइट। तो क्या हो सकता है, ऑन द कार्ड्स, ये एक अच्छा ऑप्शन है। विद ड्यू रिस्पेक्ट ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सम्मान के साथ। नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, देखते हैं क्या ये होगा या नहीं। और अगला है डन टू डेथ, तो ऐसा तो नहीं है भाई, ये तो बड़ा ऑड सा लग रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑन द कार्ड्स। बेसिकली ऑन द कार्ड्स का मतलब है कि कोई चीज प्रोसेस में है, अलाइंड है, अभी तक हुई नहीं है, लेकिन वो सीक्वेंस में है, अब उस चीज का नंबर है, यानी कि लाइकली टू हैपन। तो मैं यहां पर इसका मीनिंग लिख देता हूं, समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन इज ऑन द कार्ड्स। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑन द कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये बेसिकली पैराजंबल के क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और वो रीअरेंज करने हैं आपको, ठीक है। तो देखते हैं ए, बी, सी या फिर डी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। चीजों को डिफिकल्ट बनाना है या आसान बनाना है, या हमारे हाथ में होता है, तो हम चीजों को जितना हो सकेगा इजी करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका होता है हमेशा ऑप्शन से। कैसे, देखते हैं। ऑप्शंस में कह रहा है कि पहली लाइन या तो सी हो सकती है या तो बी हो सकती है, या तो सी हो सकती है या तो बी हो सकती है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये पता करना है कि स्टेटमेंट शुरुआत बी से होगी या ए से होगी। देखते हैं। बी कह रहा है बाय रीजन ऑफ इट्स, तो यहां पर एक प्रोनाउन आ गया है इट्स, ठीक है। और सी कहता है द रॉयल स्टाइल इज द एजेंट, तो यहां पर एक नाउन आया हुआ है, रॉयल स्टाइल इज द एजेंट। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब भी कभी हम कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले नाउन आता है, उसके बाद में प्रोनाउन आता है, या फिर पहले प्रोनाउन आता है और बाद में नाउन आता है? बेसिकली नाउन तो एक नेम होता है, सबसे पहले आप उस पर्सन का नाम लोगे, उसके बाद ही में तो प्रोनाउन आएगा ना। दैट मीन्स इट शुड बी N2P, करेक्ट। पहले नाउन फिर प्रोनाउन। तो उस बेसिस पर हम इस वाली लाइन को रूल आउट कर सकते हैं। इसका मतलब थर्ड इसका राइट आंसर नहीं होगा और फोर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि पहली ही लाइन में एक पॉजेसिव प्रोनाउन आ गया है, और पॉजेसिव मतलब वो किसी को रेफर करेगा, यहां पर ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया है कि राइट आंसर सी से ही शुरू होगा। तो अब आपको ये देखना है कि सी के बाद अगली लाइन डी होगी या फिर ए होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? बोलिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पे दिमाग लगाना है। स्मार्ट तरीका जो होता है काम को करने का, वही हम करेंगे। बताइए, सी के बाद ए आएगा या फिर सी के बाद डी आएगा? चेक करें। तो ये कह रहा है द रॉयल स्टाइल इज द एजेंट, ठीक है। हम यहां पर बात कर रहे हैं रॉयल स्टाइल की, और ये एक एजेंट है। अगर डी है तो क्या कह रहा है? एजेंट एंड कल्चरल पैटर्न्स आर सिमिलरली ट्रांसमिटेड, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा, ये एक अलग लाइन है। तो राइट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, पढ़ के देखते हैं, मीनिंग आ जाएगा। देखिए, द रॉयल स्टाइल इज द एजेंट इन सोशल एवोल्यूशन बाय इमिटेशन, राइट। ए के बाद में डी, by imitation and cultural patterns are similarly transmitted by the dominant caste by reason of its higher standard of living। बन गया पैटर्न। तो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, जिसमें सीक्वेंस बनेगा सी, ए, डी एंड बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन पैसिव वॉइस। आपको बताना है पैसिव, और ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है एक्टिव वॉइस में। The agitated gathering of workers in the company disturbed, आपको बस वर्ब वाले पार्ट पे फोकस करना है, और मैंने बता रखा है वॉइस में ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस 2 बातें देखते हैं। तो वर्ब यहां पर एक्टिव वॉइस में क्या है? V2 है, यानी कि आंसर में वॉज या फिर वर आना चाहिए। तो आपको देखना है कि वॉज या वर कहां पर है। मीटिंग ऑफ द कंपनी वॉज डिस्टर्ब्ड, ये बहुत एक जो जेन्युइन तरीका था उस तरह से नहीं है, अब्रप्ट तरीके से लिखा है, तो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर। दूसरा, एन एजिटेटेड मीटिंग ऑफ वर्कर्स डिस्टर्ब, ये भी एक्टिव वॉइस में है, तो ये गलत है। द मीटिंग वॉज डिस्टर्ब्ड, द मीटिंग वॉज डिस्टर्ब्ड बाय एन एजिटेटेड गैदरिंग ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, द गैदरिंग एजिटेटेड, तो ये V2 एक्टिव वॉइस में, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर बनेगा इसका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। डिस्टर्ब का पैसिव में बन जाएगा वॉज डिस्टर्ब्ड, बस बात खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। उतना ही करेंगे, उतनी ही पढ़ाई करेंगे जितने से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate meaning of the given idiom, and the idiom is cost an arm and a leg। Cost an arm and a leg। तो बेसिकली इस idiom का मतलब होता है, आपने कोई चीज खरीदी और वो आपको इतनी ज्यादा महंगी पड़ गई है कि आपकी लगभग सारी जमा पूंजी वहां पर चली गई है। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब बेसिकली टू बी अफोर्डेबल नहीं होता, मॉडरेटली प्राइस नहीं होता, फ्री ऑफ चार्ज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कीमती। क्लियर है? चलिए, इसी से मुझे एक चीज याद आ रही है और मैं आपसे पूछता हूं इसका मीनिंग क्या होगा। एक ईडियम है एंड यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ईडियम, एंड दैट ईडियम इज अ वाइट एलिफेंट, ठीक है। ये भी एसएससी ने पूछा है और इसीलिए मैं आपसे, मुझे यहां पे थोड़ा सा लिंक हो गया, कुछ मीनिंग याद आ गया, तो मैंने आपसे पूछ लिया। कमेंट सेक्शन में बताना इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ता है। The dash of the company's CEO was widely praised for her innovative leadership। तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी की जो सीईओ हैं या थे, उनका कुछ है जो बहुत ज्यादा तारीफ
की गई है किसी चीज की, मतलब बहुत ज्यादा प्रेज किया गया है, बहुत ज्यादा सम्मान किया गया है, तो क्या हो सकता है? रीन, REIN, राइन। तो ये बेसिकली इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश में बेसिकली नाम हो सकता है। रेन का मतलब होता है बारिश, और फिर एक वर्ड है रीन, तो आपको बताना है REIN या फिर REIGN। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर नहीं पता है तो कोशिश करनी है भाई आपको, ठीक है ना? अगर कुछ भी डाउट है कहीं पर तो बताइएगा, देखा जाए। चलिए, तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ये। रीन का मतलब हो गया यहां पर गवर्नेंस, कि उन्होंने जब रूल किया या उनका जो काल था, शासन काल, उसकी बात हो रही है। इस रीन का मतलब होता है एक तरह से लगाम लगाना। जैसे आपने देखा होगा घोड़े का जो मुंह होता है उसके आगे कुछ रस्सी जैसी बंधी होती है, उसको लगाम कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, रोकना या लगाम लगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट शुरू होता है यहां से 21 से 25 तक। एंड इट सेज इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। तो ये बेसिकली क्लोज टेस्ट है, और आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पिछले कुछ 2023 के बाद जो पेपर हुए हैं उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीलिम्स में नहीं देखा गया है, कुछ पेपर्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं। इट टॉक्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू डैश। तो आपको बताना है ब्लैंक नंबर 1 में क्या आएगा, पावर, वेरिएशन, डिजाइन या कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वेरिएशन भी नहीं होगा, डिजाइन भी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ही हो सकता है, ठीक है ना। आगे कह रहा है ट्रेडर्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस, कि ट्रेडर्स जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट डिस्टेंस यानी दूरी की, जो बहुत दूर दूर जो जगह होती है उन्होंने वो दूरियां तय की हैं इन एंशियंट टाइम्स टू बाय कमोडिटीज। क्यों? कमोडिटीज खरीदने के लिए। दैट वर्ड, तो यहां पर क्या था? कॉन्सेप्ट, की नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उन्होंने इतनी दूर क्यों ट्रैवल किया? यहां पे लिखा है एंड, और आगे लिखा है एक्सपेंसिव फॉर सेल इन देयर होमलैंड्स। तो यहां पर देखो आपके पास एक हिंट है, एंड लिखा है, एंड के आगे और पीछे एक जैसी ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। अब आगे एक्सपेंसिव लिखा है जो थोड़ा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में है, तो पहले भी कुछ ऐसा ही आएगा। प्लेंटीफुल नहीं आएगा, क्योंकि प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत आयत, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो ये तो नहीं होगा। कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कॉमन है तो एक्सपेंसिव नहीं होगा। प्रिजर्व्ड हो सकता है या रेयर हो सकता है। तो आप बताइए आपके हिसाब से बेस्ट आंसर यहां पर प्रिजर्व्ड होगा या फिर रेयर होगा? फटाफट से कोशिश करिए और आंसर दीजिए। गलत हो जाए कोई इशू नहीं, बट आपने ट्राई करना है। गाइस यहां पर क्या होगा? बेसिकली रेयर। तो वो लोग ऐसी कमोडिटीज खरीदते थे जो बहुत रेयर होती थी और बहुत कीमती होती थी। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या आया? केओस, एडवांसेस, इश्यूज या अ डिक्लाइन। आगे की लाइन कह रही है इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इन द 19th सेंचुरी। तो उस टाइम पर क्या हुआ है? आगे देखो, दैट ईज्ड ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर। तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ट्रेड करना बॉर्डर्स पे या दो देशों के बीच में ट्रेड करना बहुत आसान हो गया। तो यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्ड ही आना चाहिए। करेक्ट। तो केओस नहीं होगा, क्योंकि केओस का मतलब होता है बहुत ज्यादा ट्रबल्स। एडवांसेस हो सकता है, इश्यूज नहीं होगा, और डिक्लाइन नहीं होगा। तो राइट आंसर इज एडवांसेस, मतलब चीजों को स्मूथ हो गया, चीजें वहां पर स्मूथ हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द थिंक टैंक पेटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स स्टेट्स, उसने ये कहा है कि ग्लोबलाइजेशन डैश एंड नेशंस मूव टूवर्ड। तो यहां पर क्या होगा? ट्रूप्ड, डी एस्केलेटेड, सोर्ड या स्टॉल्ड। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रूप हम कहते हैं बेसिकली आर्मी की टुकड़ी को, सेना को। तो क्या यहां पर ट्रूप एक राइट आंसर हो सकता है? मुझे नहीं लगता यहां पर होगा। कुछ नेगेटिव तो हुआ नहीं होगा, यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। तो डी एस्केलेटेड नहीं होगा, सोर्ड भी नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर होना चाहिए स्टॉल्ड। तो बेसिकली स्टॉल्ड का मतलब होता है कि एक तरीके का सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर स्टॉल्ड हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है नेशंस मूव टुवर्ड डैश। तो जब चीजें बेहतर हो रही हैं तो नेशन किस तरफ जाएगा? किसी अच्छी चीज की तरफ या नेगेटिव चीज की तरफ? देखते हैं नंबर 5 में क्या हो जाएगा। नेशंस मूव टुवर्ड प्रोटेक्शनिज्म, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन या लिबरलाइजेशन। तो यहां पर सारे ही ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो क्या हुआ? टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, वहां पर चीजें बदली हैं। तो बेसिकली एक तरह से चीजों को ध्यान से देखो। आप आगे क्या लिखा है? आफ्टर वर्ल्ड वॉर एज दे लॉन्च्ड इंपोर्ट टैक्सेस टू मोर क्लोजली गार्ड देयर इंडस्ट्रीज। तो यहां पर बेसिकली चीजों को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, इसीलिए बेटर ऑप्शन बनेगा प्रोटेक्शनिज्म। इंटीग्रेशन नहीं होगा, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा और लिबरलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। सो गाइस ये था एसएससी CHSL 17 अगस्त 2023 में शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर।
आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह का लेवल पेपर में होता है और किस तरह की चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी आप बताइएगा जरूर, और अगली क्लास के बारे में आपको शेड्यूल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक पेपर और डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम 2 नए पेपर्स और डिस्कस करेंगे, और मैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ बनी हुई है। आप बस तैयारी में लगे रहो, जहां आपको दिक्कत आती है, जहां आपको सहायता चाहिए, जहां आपको मदद चाहिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। इसी के साथ आपसे अलविदा लूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।